अस्सलामु अलैकुम। कैफ वन FAR 1 प्लस इंट्रो लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के साथ मैंने सिर्फ एनालिसिस करना जो है वो कल डिस्कस किया था। तो मैंने आपको कहा था कि आपने इस एक क्वेश्चन के साथ जो बाकी क्वेश्चंस हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 6 तक कहे थे, 7वां 8वां कहा था नहीं करना। मैं आपको कहा था कि इसमें आपने सिर्फ हर ट्रांजैक्शन के सामने ये काम कर लेना है, हर ट्रांजैक्शन को पढ़ना है, और ट्रांजैक्शन को पढ़ने के बाद आपने इसकी थोड़ी सी आवाज़ कम कर दें, बहुत ज़्यादा गूंज आ रही है। ट्रांजैक्शन को पढ़ के आपने हेड्स आइडेंटिफाई करने कि कौन कौन से हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनका इंक्रीज डिक्रीज करना है। तो कितने बच्चों ने ये सारे क्वेश्चंस के अंदर घर पे किया था? आइए, गलत सवाल किया। किस किस ने होमवर्क नहीं किया वो हाथ खड़ा। चेक मैंने कर लेना होता है। क्यों नहीं किया होमवर्क? साथ वाले 2 रह गए। अच्छा, इधर फर्स्ट डे पहले दिन ही होमवर्क नहीं किया होगा। कुछ शर्म आ रही तुम्हें? जिसके पहले दिन ये हाल हो, बाद में क्या करेगा? अच्छा, तो YouTube पे लेक्चर्स अवेलेबल किए थे, लेके आए हो? तो फिर आज क्या करोगे? चलें। अच्छा जी, तो सब बच्चों ने ये काम किया? सब बच्चों ने ये काम किया? अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस की कुछ ट्रांजैक्शंस में आपको मसले मसाइल भी आए होंगे, ठीक है? ज़्यादा आए या कम आए? बहुत कम आए हैं, तो मेरे ख्याल में फिर वही पहले डिस्कस कर लेते हैं। वरना मेरा दिल तो ये था कि जो काम हमने आज करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, उसमें मैं एक सवाल पूरा आपको करवा दूं, मैं करवा दूं, फिर एक सवाल आप लोगों से करवा लूँ, और फिर बाकी होमवर्क में आप वही काम दोबारा कर लें, ठीक है? लेकिन अगर आप कह रहे हैं कम मसाइल हैं, तो फिर पहले उन मसाइल को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 तो सारा मैंने खुद करवा दिया था। क्वेश्चन 2 की किसी ट्रांजेक्शन में, किसी भी ट्रांजेक्शन में किसी भी बच्चे को कोई मसला है तो पूछे। 13 जुलाई एक हो गया, 10 और 13 2 हो गए। मैं कह दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि सब नहीं करना। अच्छा, नहीं करें। 10 और 13 के अलावा इस क्लास में कोई क्वेश्चन इस सवाल के अंदर? सिर्फ इस सवाल तक रहना है। हाइब्रिड वालों को इनके अलावा किसी और ट्रांजेक्शन में मसला है तो बता दें। चलिए, ये 2 डिस्कस करते हैं, मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। 10 वाली एडजस्टमेंट तो बिल्कुल 13 जनवरी पिछले सवाल वाली एडजस्टमेंट जैसी थी। हमने 13 जनवरी को पिछले सवाल में 13 जनवरी ट्रांजैक्शन में हमने देखा था रेंडर्ड सर्विसेज एंड रिसीव्ड मेंबरशिप फी 20,000 इन कैश। तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर हमने सर्विसेज रेंडर कर दी हैं तो हमारा हक है, अब हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हमने कहा था रेवेन्यू बढ़ गया। और अगली चीज़, पैसे कैश में रिसीव हो गए हैं तो फिर कैश भी बढ़ गया। तो इस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस क्या बना था? रेवेन्यू बढ़ा और कैश भी बढ़ा था। ऐसे ही है। अब बिल्कुल वैसी ही 13 जैसी ट्रांजैक्शन है ये पहली 10 वाली। 10th में क्या है? 10 जुलाई क्या हुआ? रेंडर्ड सर्विसेज एंड रिसीव्ड एजेंसी कमीशन 40,000 थ्रू कैश। हाँ जी, सर्विसेज रेंडर हो गई तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। रेवेन्यू बढ़ गया ना हमारा, और जो रेवेन्यू हमारा बना था, जो हमने कमाया था रेवेन्यू, वो रिसीव भी हो गया। दोनों काम हो गए। तो ये बिल्कुल 100% सेम ट्रांजैक्शन थी 13 वाली की। हाँ, 13 पिछले सवाल में 13 जनवरी वाली ट्रांजैक्शन जैसी थी ये 10 जुलाई की ट्रांजैक्शन। तो इसमें 2 हेड्स इन्वॉल्व थे जी। कौन कौन से? रेवेन्यू और कैश। रेवेन्यू और कैश। अच्छा जी, रेवेन्यू इनकम को कहते हैं, कैश एसेट को कहते हैं। कैश एक एसेट है और रेवेन्यू इनकम, ठीक है? अब रेवेन्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्यों बढ़ा? क्यों बढ़ा? सर्विसेज रेंडर कर चुके हैं। रेंडर्ड का मतलब यही है ना, ठीक है? और पैसे रिसीव हो गए तो फिर कैश भी बढ़ गया। अब मेरा अगला सवाल, मैं अगर जो मेरे जिम्मे था वो कर चुका तो मैंने इनकम कमा ली। यही सिखाया था ना आपको। एक लाइन लिखी थी मैंने, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड। रेवेन्यू जब अर्न कर लिया है तो रिकॉर्ड कर लो। फिर मैं आपको बताया था रेवेन्यू अर्न कब होता है? अगर मैं सेलर ऑफ गुड्स हूँ, लगा दे, अगर मैं सेलर ऑफ गुड्स हूँ तो मैंने गुड्स डिलीवर कर दी। और अगर मैं
सेलर ऑफ सर्विसेज हूँ, सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो मैंने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, मेरे जिम्मे जो था वो मैंने कर दिया, तो मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ठीक है। अब बड़ी अहम बात, वैसे तो ये पूरा टॉपिक है एक्रूवल प्रीपेमेंट्स के नाम से, लेकिन बड़ी अहम बात यहाँ पे अब ऐड करता हूँ। जो हमने लिखा था वो डेफिनेशन में कि रेवेन्यू इज अर्न, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न। इस बात को मैं ज़रा पूरा कर लेता हूँ आज। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड। ये आपने लिखा हुआ है इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे लिखा हुआ है वहीं पे दोबारा चले जाएं अपने रजिस्टर में। ठीक है। जहाँ पे मैंने ये कहा था कि अर्न का मतलब क्या होता है, अगर गुड्स, अगर सेलर ऑफ गुड्स हो तो गुड्स डिलीवर कर दी, अगर सेलर ऑफ सर्विसेज। अच्छा जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, लाइट फ्लक्चुएट होगी बीच में एक बार फिर, अब इसने होना है फ्लक्चुएट जहाँ तक मेरा ख्याल है, जब आएगी तो। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड। इसको मैंने डिसाइड कर लिया था, अर्न कब कर लेते हैं, जब गुड्स डिलीवर कर दें या सर्विसेज रेंडर कर दें। मैं आज इस जुमले को पूरा कर रहा हूँ। पूरा जुमला क्या है, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न नो मैटर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। ये एक्रूवल प्रीपेमेंट्स का पूरा टॉपिक है, 3 दिन लगाने हैं उसमें हमने, वहाँ पे जाके ये दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक्स में भी बहरहाल 1-2 ट्रांजैक्शंस तो ये आ जाएंगी ना, रेवेन्यू के केस में भी आएंगी, एक्सपेंस के केस में भी आएंगी, इसलिए थोड़ी सी इसकी तैयारी कर रहे हैं हम। ठीक है ना, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी जाएंगे, जब टॉपिक पे जाएंगे तो बेस वैसे ही बनी होगी एक्रूवल प्रीपेमेंट की भी। नो मैटर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। देखें डेटर की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, डेटर इज अ पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। मैंने आपको क्या कहा था, मेरे जिम्मे जो है जब मैंने वो कर दिया तो मेरा हक टू रिसीव कैश एस्टेब्लिश हो गया। तो वही दूसरी बात भी कर रहे थे हम कि जो मेरे जिम्मे है जब मैंने वो कर दिया तो मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है। अब ये दोनों बातें इंटरलिंक्ड हैं। मेरे जिम्मे जो था वो मैंने कर दिया तो मैंने उस रेवेन्यू को अर्न कर लिया, मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है। अगर वो बंदा कैश दे दे, जिसको सर्विसेज दी हैं, अगर वो कैश दे दे तो मैं एंट्री कर लूंगा, मेरी ट्रांजैक्शन बनेगी, कैश बढ़ गया रेवेन्यू बढ़ गया। ठीक है ना, मेरे जिम्मे जो था मैंने वो कर दिया तो रेवेन्यू बढ़ गया, कैश उसने दे दिया तो कैश बढ़ गया। दूसरा सिनेरियो, मेरे जिम्मे जो था मैंने वो कर दिया, रेवेन्यू अगेन बढ़ गया, उसने कैश नहीं दिया तो क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड ना करें? रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए कैश का आना जरूरी है ही नहीं, वरना डेटर की डेफिनेशन ही क्यों पढ़ते हम करंट एसेट्स के अंदर पहले दिन के अंदर, पहले दूसरे दिन में। ठीक है ना, फिर तो डेटर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता। डेटर है ही क्या, जिसको हमने चीजें बेच दी उधार पे, जिसको हमने जो हमारे जिम्मे तक कर दिया तो हम राइट टू रिसीव कैश तभी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है? तो भाई ये 2 ही सिचुएशन हो सकती हैं। अगर आपके जिम्मे जो था वो आपने कर लिया तो आपने अर्न कर लिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। रेवेन्यू रिकॉर्ड करना ही करना है जब आपने गुड्स डिलीवर कर दी, सर्विसेज रेंडर कर दी। अब 2 सिनेरियोज बन सकते हैं इसमें, रेवेन्यू अर्न हो गया और कैश भी आ गया तो आपकी ट्रांजैक्शन बनेगी कैश बढ़ा रेवेन्यू बढ़ा। दूसरी तरफ रेवेन्यू अर्न कर लिया लेकिन कैश नहीं आया, स्टिल रेवेन्यू रिकॉर्ड करना ही करना है, तो रेवेन्यू बढ़ गया लेकिन कैश नहीं आया तो डेटर या रिसीवेबल, जिसको कह लें डेटर ही कहें। ठीक है, डेटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब बाद में क्या होगा वो बात की बाद में देखते हैं, अब जरा ट्रांजैक्शन को पढ़ें। 13 जुलाई, रेंडर्ड सर्विसेज, रेंडर्ड एजेंसी सर्विसेज फॉर 30,000 बट अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड बाय द एंड ऑफ, मतलब इस महीने तो नहीं ना आए पैसे लेकिन सर्विसेज रेंडर कर चुके हैं, तो सर्विस रेंडर हो गई, रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। पैसे आ जाते तो कैश बढ़ाओ रेवेन्यू बढ़ाओ, पैसे नहीं आए तो डेटर बढ़ाओ रेवेन्यू बढ़ाओ। रेवेन्यू ने बढ़ना ही बढ़ना है क्योंकि हमने सर्विसेज रेंडर कर दी है। तो ये एक मुश्किल ट्रांजैक्शन थी। ठीक है जी, 13 जुलाई वाली। तो इसमें हमने कहना है जी रेवेन्यू तो बढ़ा लेकिन पैसे नहीं आए तो फिलहाल
राइट टू रिसीव बढ़ा लो और रेवेन्यू बढ़ा लो। अब कल कला मतलब अगले महीने जाकर जब ये पैसे रिसीव हो जाएंगे तो क्या करेंगे? ये अभी इस सवाल में शायद ना आए, ये सिचुएशन आगे किसी सवाल में आई हो तो उसका जवाब भी यहीं पे दे दूंगा, ठीक है। अगले महीने जब जाएंगे हम और ये बंदा पैसे लेकर आएगा तो उस दिन क्या ट्रांजैक्शन बनेगी? कैश आया। अब हम क्या कहेंगे? कैश भी है और राइट टू रिसीव कैश भी रखेंगे? नहीं, जिस दिन कैश आ गया उस दिन राइट टू रिसीव कैश खत्म हो जाना है। तो फिर उस वक्त जब ये पैसे आएंगे, इस सवाल में नहीं है, लेकिन अगर अगले महीने के अंदर हम जाएं और वो बंदा पैसे लेके आ जाए जिसने पैसे देने थे, तो फिर हम क्या कहेंगे? कैश दराज के अंदर बढ़ गया और राइट टू रिसीव कैश यानी डेटर ये कम हो गया, इनफैक्ट खत्म भी हो जाता है, ठीक है। तो वो तब की बात है, अभी पैसे रिसीव नहीं हुए। रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए पैसों का आना जरूरी नहीं था, रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए रेंडर करना सर्विसेज का जरूरी था। सर्विसेज रेंडर कर दी, रेवेन्यू बढ़ा लिया, पैसे आ गए तो कैश बढ़ा लिया, पैसे नहीं आए तो डेटर बढ़ा लिया। अब जब पैसे आएंगे तो डेटर को कम करके कैश को बढ़ा लेंगे। क्लियर है? तो मैं नहीं क्लियर? हाँ, क्या क्वेश्चन है? तो मैं कह रहा हूँ ना, आपने कल कहा था कि रिसीवेबल करेंगे, ये रिसीवेबल ही है ना। ये तो आपने कहा था गुड्स के लिए यूज करेंगे ना, क्रेडिटर और डेबिटर। नहीं, मैंने कहा था ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए। ट्रेडिंग एक्टिविटी में गुड्स अभी नहीं है, हमारा बिजनेस ही सर्विसेज का है, तो मैं उसको डेटर आपकी आसानी के लिए कह रहा हूँ। ये रिसीवेबल नहीं कहो, डेटर ही कहो। काम जो यही है, मेरा काम ही क्या है, मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ। तो रियल एस्टेट के अंदर गुड्स नहीं बेच रहा, वो सर्विसेज ही दे रहा है, एजेंट बना हुआ है। इधर से किराएदार पकड़ा, उधर से मालिक मकान पकड़ा, दोनों को मिलाया कमीशन लेके बाहर। इधर से बायर पकड़ा, उधर से सेलर पकड़ा, दोनों को मिलाया, दोनों तरफ से कमीशन लेके बाहर। तो वो एजेंसी सर्विसेज है, उसका कारोबार यही है। गुड्स बेच जो नहीं रहा, तो काम ही यही है। तो जिस बिजनेस का, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो आपको आसानी के लिए मैंने कह दिया था कि गुड्स से रेलेवेंट है, लेकिन ज़रा थोड़ा और डीप डाउन जाकर सोचें। जिस बंदे का जो बिजनेस है, ठीक है, वो वाली एक्टिविटी उसके लिए, उसको हम डेटर क्रेडिटर की कैटेगरी में डाल देंगे। डीप डाउन जाकर देखें तो ज़्यादा बेहतर ही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, सादा रखो बातों को, ठीक है ना। ट्रेडिंग एक्टिविटी है, हमारा बिजनेस क्या है? ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तजारत नहीं कर रहे, लेन देन, चीज़ें खरीद कर, लेन देन तो हो रहे हैं, चीज़ें खरीदते हैं और बेचते हैं। एक ये बिजनेस है, एक ये है चीज़ें खरीद बेच नहीं रहे लेकिन सर्विसेज दे रहे हैं। तो भाई चीज़ें बेचने का कारोबार है ही नहीं, है ही मेरा सर्विसेज देने का कारोबार, तो बस मेरा यही कारोबार है। तो अगर मेरे इस कारोबार से रिलेटेड, जो मेरा कारोबार है उससे रिलेटेड कोई रिसीवेबल है तो मैं उसे डेटर ही कह लिया करूँगा, और कोई पेएबल होगा तो उसे क्रेडिटर कह लिया करूँगा, ठीक है। ये वैसे कन्फ्यूजन वाली बात नहीं थी, तो ऐसे ही ट्रांजैक्शन समझ आ गई थी इसका मतलब। कोई और क्वेश्चन इस ट्रांजैक्शन में किसी को? फिजिकल क्लास कोई क्वेश्चन? जी हाइब्रिड में कोई क्वेश्चन? ये दोनों ट्रांजैक्शन समझ आती हैं? चलिए, अच्छा जी, अब फिर क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार देख लें, और इस पूरे सवाल में कोई ट्रांजैक्शन, क्योंकि देखें बस यही डिस्कशन है आज यही डिस्कशन है, क्योंकि अभी मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन में जब जाना है तो कॉन्सेप्ट कोई नहीं बदलना किसी सवाल का, किसी ट्रांजैक्शन का, सिर्फ एक तरतीब बतानी है, यार ऐसे अकाउंटिंग क्वेश्चन बनानी है हमने, इस तरह से लेकर चलेंगे सवाल को, और एक सवाल करवाना है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट नया कोई नहीं आएगा, बस प्रैक्टिस बढ़ेगी। जी बेटा, एक मिनट। 8 जुलाई ये आहिस्ता आहिस्ता करके ना तुसी सारे कर लेने। अच्छा, ऑन अकाउंट का मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे ख्याल में, मैं ये बता देता हूँ। ऑन अकाउंट कहते हैं ऑन क्रेडिट। ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है जी? ऑन क्रेडिट मतलब उधार। अब बताओ ट्रांजैक्शन समझ आती? ठीक है ना, अंग्रेजी है जी, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट बात थी, आपको नहीं पता, पहली बार आपके सामने सवाल में आया ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है ऑन क्रेडिट यानी उधार पे। अब ट्रांजैक्शन क्या बन गई? परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर 5000 ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो फिर ऑफिस फर्नीचर बढ़ा, पेबल फॉर ऑफिस फर्नीचर भी बढ़ गया, सिंपल। ये कल वाली ट्रांजैक्शन, ये इक्विपमेंट वाली यहाँ पड़ी हुई थी, कहाँ गई? ये परचेज इक्विपमेंट फॉर 15000 ऑन, ये वाली इक्विपमेंट बढ़ा, पेबल फॉर इक्विपमेंट बढ़ा, यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट बढ़ा, और सॉरी किधर गया? हाँ यही है सर, ऑफिस फर्नीचर बढ़ा और पेबल फॉर ऑफिस फर्नीचर भी बढ़ा, ठीक है। और बस यही था। फिर देख लें इस सवाल को एक बार। जी बेटा, सॉरी बेटा दोबारा बोलिए।
जो 13 जुलाई वाली जो ड्राफ्ट है, हाँ डेटर कम हो जाए नहीं मेरे चांद, 13 जुलाई को, एक मिनट ज़रा, ये मेरे नहीं लगाया था मैंने ये, अच्छा जी, 13 जुलाई को हमने सर्विसेज दे दी, हमारा राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हुआ है, तो डेटर बढ़ा या कम हुआ? आज तो एक राइट एस्टेब्लिश हुआ है, ये पहले नहीं था। मैंने सर्विसेज दी, उसने पैसे ना दिए, मेरा हक एस्टेब्लिश हो गया, उस हक का नाम डेटर था, ये वजूद में आ गया, तो बढ़ना था इसमें, कम नहीं होना। क्लियर? और सर जब हम इसको वो अगले सवाल में ना देख ले, जिसमें है ना एक सवाल के नतीजे में, अगले सवाल में प्रैक्टिकली देखते हैं ना कि रिसीवर स्टैंड हुआ और फिर रीपे हुआ। ये मैंने वैसे ही कहा था, अगले महीने जब पे करेंगे, चलो बता देता हूँ, अगले महीने जब ये पैसे लेकर आएगा तो कैश हमारी दराज में बढ़ जाएगा, और जब कैश रिसीव कर लेंगे तो क्या फिर भी कहते रहेंगे हमारा हक है तुमसे रिसीव करने का? ज़्यादा सी बात है, कैश बढ़ जाएगा और ये राइट टू रिसीव यानी डेटर, ये काम हो गया। डेटर कम और रेवेन्यू बढ़, ना 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 ना, रेवेन्यू तो यहाँ बढ़ गया है, रेवेन्यू डबल थोड़ी रिकॉर्ड करना है। मैंने आपको 100 रुपये की एक चीज़ बेची, ठीक है, 100 रुपये की चीज़ बेची, आपने कहा जी 100 रुपये आपको मैं 1 महीने बाद दूंगा, 1 महीने बाद आप 100 लेकर आए, तो मैंने कहा ठीक है 100 आ गया। अब 2 दफ़ा मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर रहा, जिस दिन मैंने आपको चीज़ 100 रुपये की बेची, मैंने कहा मैंने 100 कमा लिया, अभी रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। महीने बाद आप पैसे लेकर आए तो मैं ये नहीं कहूँगा मैंने 100 फिर कमा लिया और पैसे आ गए, तो डबल 100 की चीज़ बेच के 200 तो नहीं ना कमाना, ठीक है। एक मिनट जी बेटा, सर उनकी कंप्लेन ये नहीं है, असल में वो लिखा हुआ है ना कि रिसीव बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो वो कह रहे हैं कि रिसीव हो गया। अच्छा अच्छा, मतलब आपका सवाल है या एक्सप्लेनेशन है? आपका सवाल है? नहीं सर, अच्छा सवाल नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, उनको समझ आ गई। सर ये जो है ओन क्रेडिट है उनको, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पेबल फॉर इक्विपमेंट की जो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। पेबल फॉर इक्विपमेंट क्या है बेटा? सर मतलब कि पेबल फॉर इक्विपमेंट इज अ लायबिलिटी, पेबल फॉर इक्विपमेंट एक लायबिलिटी, लायबिलिटी है जिसका नाम पेबल फॉर इक्विपमेंट है, लायबिलिटी है जिसका नाम पेबल फॉर ऑफिस फर्नीचर है, लायबिलिटी है जिसका नाम पेबल फॉर कुछ भी एसी है, जो चीज़ उधार पे खरीदी है वही पेबल है ना। अब इस सवाल के अंदर इक्विपमेंट उधार पे खरीदा था, तो पेबल फॉर इक्विपमेंट, किसके लिए पैसे पेबल है भाई? वो जो इक्विपमेंट खरीदा है। अब यहाँ पे इक्विपमेंट तो नहीं ना खरीदा, यहाँ पे तो ऑफिस फर्नीचर खरीदा उधार पे, तो फिर ये पेबल फॉर ऑफिस फर्नीचर हुआ। यहीं पर आगे जाते हैं, अभी आज तो नहीं, आज नहीं, कल वो सवाल आ जाएंगे उस तरह के, इसके अंदर आपको पार्टी का नाम लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा होता परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर 5000 ऑन अकाउंट फ्रॉम इंटरवुड फर्नीचर, अब पार्टी का नाम आ गया तो मैं लिखता ऑफिस फर्नीचर बढ़ गया, और पेबल फॉर ऑफिस फर्नीचर भी लिख सकता था, पेबल टू इंटरवुड भी लिख सकता था, दोनों सही थे, लायबिलिटी है नाम। छाड़ दी गई जान दूसरे सवाल में, और भी क्वेश्चन है पूछे जी? एक्सक्यूज्ड। 17 जुलाई पेड फॉर ऑफिस कैश, दिस वाज परचेज्ड ऑन 8 जुलाई। ऐसे कैसे? कल जो मैंने कराया वो तो बताऊं, बिल्कुल वही वाली बात है। परचेज इक्विपमेंट फॉर 15,000 ऑन क्रेडिट, समझ आती है? इक्विपमेंट बढ़ा, पेबल बढ़ा, 17 जनवरी पेड फॉर इक्विपमेंट विच वाज परचेज ऑन 10 जनवरी, इक्विपमेंट बढ़ा, पेबल फॉर इक्विपमेंट बढ़ा, उधार पे खरीदा था, जिस दिन पे कर रहे हैं अब उस पेबल को कम कर लेंगे और कैश को भी कम कर लेंगे। अभी डेटर में आपको रिसीट के केस में यही बात समझा के आया हूँ, ठीक है। 100% सेम ट्रांजैक्शन थी ये वाली। अभी भाई साहब ने पूछा कि ये आपने उधार पे ऑफिस फर्नीचर खरीदा, इसकी एंट्री क्या? मैंने आपको बता दिया, इसकी एंट्री है ऑफिस फर्नीचर बढ़ा, पेबल फॉर ऑफिस फर्नीचर भी बढ़ा। अब 17 जुलाई को वो ऑफिस फर्नीचर जो 8 जुलाई को खरीदा था उधार वाला, उसकी पेमेंट की है, तो फर्नीचर 2 बार लेने का दिल कर रहा है मेरे ख्याल में आपका, जैसे रेवेन्यू 2 बार लेने का दिल कर रहा था, है ना? ऐसा नहीं है, ठीक है ना? बात समझ आ गई? ऑफिस फर्नीचर बढ़ा, पेबल फॉर ऑफिस फर्नीचर बढ़ा, अब पैसे पे कर रहे हैं तो पेबल कम कर लेंगे, पेबल पेमेंट से पेबल कम हो जाएगा ना, लायबिलिटी है पे करके कम हो जाएगी, तो पेबल फॉर ऑफिस फर्नीचर भी कम होगा और कैश भी कम होगा, ठीक। चलिए आगे देख लो, फिर मैं आगे जाना तो बोल दें। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन में मसला आया? 3 जुलाई की आवाज़ मुझे सुनाई दी है और 18 जुलाई की आवाज़ सुनाई दी है।
3, 10, 14, 27, ये फर्स्ट वाले अल्लाह तुम्हें पूछे 18 करा देना, सारे ही करा देना जी। और कौन सा बेटा? बस बड़ी मेहरबानी है। चलो पहले ये कर लें, अब फिर पहले ये कर लेते हैं। हो सकता है कोई एक आदमी मेरा भी दिल करे कि मैं भी अपनी तरफ से कोई ऐड करूं। अंजुम स्टार्टेड बिजनेस ऑफ कोरियर सर्विसेज। अब कोरियर सर्विस में भी कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी तो नहीं होती, खत खरीद के बेच रहे हैं, नहीं भाई, कोरियर है। एक ने खत भेजा, दूसरे ने रिसीव करना है, एक ने चीज़ भेजी, दूसरे ने रिसीव करनी है, दरमियान में इन्होंने सर्विस दी अपनी और अपने पैसे कमाए। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, लो जी, अंजुम साहब ने कोरियर सर्विस शुरू कर ली। 1 जुलाई स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख इन बैंक। ये तो पढ़ाया ही नहीं था, सादा सी बात है। बिजनेस शुरू करने वाले ने कैश ला के दुकान के दराज में रखने की बजाय पहले ही दिन बिजनेस के नाम का अकाउंट खुलवाया और उस पैसे को बैंक में रखा और बिजनेस शुरू किया। कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ओनर आया घर से कैश लेकर और दुकान खोलकर उसके पड़े हुए दराज में गले में पैसे डाल के बिजनेस शुरू कर दिया। तो इसमें हमने कहा था कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ा। अगर यही ओनर घर से निकले, पहले दुकान में आने के बजाय सीधा बैंक में जाए और अपने बिजनेस के बैंक का अकाउंट खुलवाए और ये पैसे उसमें डाल दे और बिजनेस शुरू कर दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैश की दराज में पैसे नहीं आए, बस बैंक में पैसे आ गए। तो बिल्कुल वही ट्रांजैक्शन है, सिर्फ कैश की बजाय बैंक ने बढ़ना है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये नहीं कहना आपने बिल्कुल वही ट्रांजैक्शन है, मैं कैश ही बढ़ा देता हूँ, कैश भी तो बैंक ही है, बैंक भी तो कैश ही है। नहीं भाई, ऐसे नहीं है, बड़े ध्यान से, ठीक है ना। कैश है तो कैश है, बैंक है तो बैंक। ओके, तो पहली ट्रांजैक्शन में बैंक बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गया। बैंक बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ा। ओके, ये बात समझ आती है? बैंक बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ गया, ठीक हो गया। उसके बाद 3 जुलाई को, अरे ये ट्रांजैक्शन तो मैंने कल बातों में बता दी थी, कैश विदड्रॉन। इससे आगे ना पढ़ो, मैंने कहा था, असल में मैं आखिरी ट्रांजैक्शन करा रहा था ना जब ड्राइंग्स वाली, तो मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ ड्राइंग के लफ्ज से, विदड्रॉल के लफ्ज से कभी कंफ्यूज ना होना। जब तक फॉर पर्सनल यूज लिखा हुआ ना आ जाए, आपने उस चीज़ को उसके ऊपर ड्राइंग का फतवा नहीं लगा देना, ठीक है। फिर मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कभी कभी दराज में पैसे ज़्यादा इकट्ठे हो गए, ठीक है, तो दराज से निकाल के बिजनेसमैन क्या करता है, उसको बैंक में जमा करवा देता है। तो भाई बिजनेस ने ही अपनी एक जेब से पैसे निकाल के दूसरी में डाल दिए, तो हम क्या कहेंगे, ड्राइंग कर लिया ओनर ने? नहीं, बिजनेस के अंदर ही पैसा पड़ा है, कैश की दराज से निकल गया, बैंक में जमा हो गया, तो बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया। अब यहां पर चूंकि उसने पैसे पहले ही आते बैंक में रख दिए थे पहले दिन, ठीक है, अब पैसे सारे बैंक में पड़े हैं, कैश में भी खर्चे करने की जरूरत पड़ती रहती है। भाई बिजनेस है ना, उसको दोनों तरह से खर्चे करने पड़ सकते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बिजनेस कैश में कर रहा होता है, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बैंक के थ्रू कर रहा होता है, ठीक है। बड़े बड़े खर्चे तो चलो हो सकता है कि दुकान के जो मालिक हो, ठीक है, उसका बैंक अकाउंट हो, उसको रेंट के लिए चेक लिखकर हम दे दें। लेकिन जो हमने मुलाजिम दुकान के ऊपर 2-3 रखे हुए हैं, ठीक है, उनकी थोड़ी थोड़ी तनख्वाह है, उनका अकाउंट ही नहीं है, तो उनको तनख्वाह देने के लिए उनको बैंक में तो नहीं ट्रांसफ़र कर सकते पैसे, तो उनके लिए कैश चाहिए होगा। कोई छोटा मोटा काम करवा लिया, दिहाड़ीदार मजदूर आया, अब उसको क्या कहेंगे, बैंक अकाउंट दोगे तो पेमेंट करेंगे? नहीं भाई, उसको कैश में पेमेंट करनी होती है। तो बिजनेस पेमेंट, जो एक्सपेंसेस जो हो रहे होते हैं बिजनेस के, उनकी पेमेंट्स कभी कैश के थ्रू कर रहा होता है, कभी बैंक के थ्रू, दोनों तरह से हो सकता है, ठीक है ना। अब लॉजिकली भी ज़हन में यही बात समझ में आती है कि बैंक में पैसे जमा करवा दिए, तो हो सकता है अब कैश के अंदर कुछ ज़रूरत पड़े, तो फिर वो क्या करेंगे, बैंक से निकालेंगे और कैश की दराज में रख देंगे। इस ट्रांजैक्शन में यही हुआ। पढ़ो ट्रांजैक्शन, कैश विदड्रॉन 50,000। मैं कहता हूं फॉर ऑफिस यूज लिखा हो या ना लिखा हो, ऑफिस यूज ही अज्यूम करना है। क्या मतलब, कैश विदड्रॉन जब होगा ना और पर्सनल, फॉर पर्सनल यूज लिखा हुआ होगा, सिर्फ उस सूरत में ड्राइंग्स कहना है। ये नहीं कर लेना आपने कैश विदड्रॉन लिखा हुआ खामोश, आपको जी मर्जी जो मर्जी असम्पशन ले ले। भाई कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक अगर सिर्फ लिखा हुआ है तो नॉर्मल असम्पशन यही है कि उन्होंने बैंक से पैसे विदड्रॉ किए हैं, बिजनेस यूज के लिए ही हैं, वो बैंक से निकाल के कैश की दराज में रखे हुए हैं, ठीक है।
तो मैंने ये कल ही बात कर दी थी कि जब तक फॉर पर्सनल यूज ना आए इसको ड्राइंग्स के साथ कंफ्यूज मत करना। मैं आखिरी ट्रांजैक्शन पढ़ता हूं। ओनर आखिरी 28, जरा इसके साथ कंपैरिजन में 28, द ओनर विथड्रू 10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज थ्रू बैंक। अब ये भी विदड्रॉ हुए हैं, किधर गया विदड्रॉ 50,000। ठहरो, एक काम करते हैं, मुझे बताओ इस वक्त इन दोनों ट्रांजैक्शंस में क्या फर्क है। कैश विदड्रॉन 50,000 फ्रॉम बैंक, विदड्रू 10,000 थ्रू बैंक, कोई फर्क है? नहीं। अभी सवाल खामोश। अगर सवाल इन दोनों सूत्रों में खामोश होता तो ये दोनों की ट्रांजैक्शन सेम थी। क्या कर रहे हैं? कैश विदड्रॉ कर रहे हैं बैंक से। सवाल खामोश कर दिया ना मैंने, सवाल को खामोश कर दिया। जब सवाल खामोश है तो हम दोनों सूरतों के अंदर यही कहते हैं, भाई बैंक से पैसे निकाले दराज में रख दिए हैं, तो कैश बढ़ा बैंक कम हुआ। अच्छा, स्टेप 2, ये लिखा हुआ आ जाए तो हम तो पहले से ही वही अज्यूम कर रहे थे कि लिखा हो कैश विदड्रॉन फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम बैंक, और फॉर ऑफिस यूज लिखा हो या सवाल खामोश हो, दोनों सूरतों में यही वाला काम करना है। क्या है? बैंक से पैसे निकाले हैं दराज में रख दिए हैं, कैश बढ़ गया बैंक कम हो गया। समझ आ रही है? ये समझ आ रही है? तो साथ ही हो ना मेरे? अच्छा ठीक है। अब इधर खामोश होता तो हम यही कहते कैश बढ़ा बैंक कम हुआ, लेकिन खामोश खमोश कोई नहीं था। यहाँ पे वो चीख चीख के कह रहा है के क्या के ये फॉर पर्सनल यूज इसने विदड्रॉ किए हैं, तो फिर ये क्या बन गई? ड्राइंग। ठीक है, चलें, ये ट्रांजैक्शन भी साथ ही हो गई। इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? ड्राइंग्स और बैंक, बैंक कैश नहीं, ड्राइंग्स और बैंक। ड्राइंग्स बढ़ गई, बैंक कम हो गया। ठीक है। अच्छा, जो ट्रांजैक्शन आपने पूछी थी वो क्या है? कैश विदड्रॉन फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम बैंक। कैश बढ़, पहले बताओ कौन कौन से हेड्स इन्वॉल्व? कैश और बैंक। कैश बढ़ गया, बैंक कम हो गया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? जो 3 ट्रांजैक्शंस बोली इनमें, बल्कि 2 ही बात की, पहले तो हो गई थी। समझ आई? थोड़ी अगली भी तैयारी कर ली हमने। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? सवाल खामोश हो जाए। ठीक है ना? अभी तो सवाल खामोश नहीं बता रहा है। ओके, अब सवाल खामोश भी होगा तो कर लोगे ना? हाँ, सवाल खामोश हो तो आपने ऑफिस यूज ही अज्यूम करना है। ड्राइंग सिर्फ उस सूरत में आपने लेनी है जब वो पर्सनल यूज वाली बात एक्सप्रेसली एक्सप्लिसिटली कह दे सवाल के अंदर। ओके, अच्छा एक मिनट, एक छोटी सी बात और जहन में आ गई। लकीर का फकीर भी नहीं बन जाना। फॉर पर्सनल यूज का लफ्ज लिखा होगा तो ड्राइंग कहेंगे, भाई अंग्रेजी है, वो किसी और तरीके से भी फॉर पर्सनल यूज लिख सकता है। थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यूज कर लेना। क्वेश्चन है सर, कैश एक एसेट आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, पैसे जो आपके अब्बा जी के बैंक में पड़े हैं वो मेरा एसेट नहीं है, उनसे किसको फायदा मिलेगा? आपको नहीं आपको ही मिलेगा। ठीक है ना? मैंने पहले दिन एसेट की डेफिनेशन लिखाई थी, अ रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। ठीक है। फिर मैंने कहा था 2 तरह के होते हैं, नॉन करंट और करंट। करंट ऐसे रिसोर्स को कहते हैं जिससे फ़ायदा जो है वो आप जल्द अज जल्द ले सकते हैं। ठीक है। फिर मैंने एग्जांपल्स में लिखवाई थी 4 चीज़ें। कैश इन हैंड, ये भी आपका रिसोर्स है। कैश एट बैंक, ये भी आपका रिसोर्स है। डेटर, राइट टू रिसीव कैश, ये भी आपका रिसोर्स है। इन्वेंट्री, अनसोल्ड आइटम्स फॉर परचेज फॉर सेलिंग पर्पज, ये भी आपका एसेट है। ठीक है। तो कैश, हमारे बिजनेस का कैश दोनों जगह पे हो सकता है ना, सिर्फ दराज में तो नहीं ना सारी जिंदगी बिजनेस ने कैश रखे रखना। ज़्यादा हो जाए तो बैंक में ही जमा करवाना है, तो बैंक में पड़ा हुआ कैश भी, बैंक में पड़ा हुआ पैसा भी किसका है? अच्छा, शायद कंफ्यूज आप इससे कर रहे हैं कि वो बैंक पूरे का पूरा हमारा एसेट है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सब सोचेंगे, जब सोचेंगे ना, सिर्फ लिखा हो ना बैंक, तो बैंक का मतलब होता है हमारा बैंक अकाउंट। जो हमारे बिजनेस का बैंक अकाउंट बैंक में खुला हुआ है ना, वो हमारा एसेट है। सारा बैंक हमारा नहीं हो गया। आपने अकाउंट खुलवाया, सारा बैंक आपका हो गया, ऐसे थोड़े गया। ठीक है, समझ गए? ये कंफ्यूजन हो सकती थी, वैसे काफ़ी बच्चों को हो सकती थी। अच्छा, एक बात याद रखना, जो सवाल होता है ना उसको करने से ना घबराया करें। जिस सवाल को मैंने रोकना होगा ना कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ, 2 दिन में आएगा, 10 दिन में आएगा, वो मैं खुद कह दूंगा। आप लोगों ने सवाल को खुद से नहीं सोच के रोक लेना, नहीं ये शायद अभी एडवांस की बात है, वो आपने नहीं सोचना, वो मैंने सोचना है।
आपके सवाल बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि सवालों से ही काफ़ी दूसरे बच्चों को जवाब मिल रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ज़हन में सवाल होता भी है, वो डर से नहीं पूछ रहे होते। तो सवाल पूछने वाले पूछते रहे हैं। जिस सवाल को मैंने थोड़ा सा पेंडिंग करना होगा वो मैं फैसला खुद करूँगा। मैं आपको कह दूंगा कि यार अभी रुक जाओ, कल की क्लास में देख लेंगे, परसों देख लेंगे, 10 दिन में देख लेंगे, 50 दिन में देख लेंगे, 10वां लेक्चर है हमारा, 10वां टॉपिक हमारा ये है, अभी रुक जाओ। मैंने 2 महीने 3 महीने रोकना है ना, सवाल को मैं खुद रोकूंगा। ठीक है, आपने खुद से फैसला नहीं करना, आप सवाल कर लेंगे तो मैं खुद डिसाइड कर लूँगा। सवाल बहुत ज़रूरी है आप लोगों के, ठीक है ना, सवाल करते रहा कीजिए। तो ये कन्फ्यूजन हो सकता था, जैसे लिखा हुआ है कि बैंक, मैंने बोल दिया जी, ये देख मैंने बोला जी बैंक बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया। बैंक हमारा एसेट है? बैंक हमारा एसेट नहीं है। हमारा कैश जो इस बैंक में पड़ा है, सिर्फ वो वाला कैश जो हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा है वो हमारा एसेट है। ठीक है, सही है? अच्छा जी, 4 सही है, 6 सही है, 4 में कोई मसला नहीं है, 6 में किसी कोई मसला नहीं है। 7 10 टुक लोन फ्रॉम बैंक 1 लाख इन चेक। नई ट्रांजैक्शन, बिल्कुल निशान बनता था, मैंने बताया नहीं था। सारी चीज़ें मैं बताऊं तो वही समझ आती है ना, दूसरी तो खुद से समझ नहीं आती। जी जी सर, इसमें ये हम खुद एज्यूम करेंगे कि जो बैंक है वो क्या नाम है, बिजनेस का बैंक अकाउंट है? जी जी, हाँ वो बिल्कुल 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 अज्यूम करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट हो, उसमें 1 लाख हो। देखो फिर आपको वो बिजनेस के हवाले करना पड़ेगा। हम नॉर्मली ना, देखो हमने बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी कहा हुआ है, ठीक है ना। तो नॉर्मली होता ही ऐसे है कि अगर मैं कोई बिज़नेस शुरू करूंगा ना, तो मैं अपने पर्सनल अकाउंट को उसके लिए नॉर्मली यूज़ नहीं करूंगा। कल को चीज़ें ही मेरे से रेकनसाइल नहीं होनी बेटा। बिजनेस बढ़ता जाता है, ट्रांजैक्शंस होती हैं। बैंक एक बड़ी मजबूत चीज़ है, बैंक स्टेटमेंट निकलवाओ, सारी ट्रांजैक्शन इन्स आउट पड़े होते हैं बीच में। तो नॉर्मली हम जब बिज़नेस शुरू करते हैं तो हम बैंक के अंदर बिज़नेस के नाम का अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। वो बिज़नेस के नाम के अकाउंट से ऑपरेट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये कि यहाँ पर क्यों नहीं लिखा हुआ बिज़नेस के नाम का अकाउंट खुलवाया और उसमें पैसे रखे? तो बेसिक्स वाले सवाल हैं, छोटे छोटी ट्रांजैक्शंस बनाई हैं, तो छोटी मोटी कमियां बेशियां इसके अंदर होंगी, तो वो मैं वैसे बता दूंगा, ठीक है। और लिखा होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होता, कम से कम पहले सवाल में लिखा होता, आगे बेशक ना लिखा होता। लेकिन ये नॉर्मल है, अजम्पशन नॉर्मल यही है कि अगर बैंक बिजनेस शुरू किया और पैसे बैंक में जमा करवाए हैं तो नॉर्मल अजम्पशन ही लेनी है। खामोश होगा तो हम यही कहेंगे कि वो बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन करके उसी में ही रखवाए गए हैं, यही सोचेंगे हम, ठीक है। चलें आगे। अच्छा, मैं पहुंच गया था 10 पे। टुक लोन फ्रॉम बैंक, हाँ पेबल टू बैंक कह लो, ज़्यादा बेहतर है लोन फ्रॉम बैंक, ये ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है, ठीक है ना। ज़रा अलग अलग क्लासिफिकेशन हो जाती है, ज़रा बंदा सुकून में रहता है। ट्रेडिंग एक्टिविटी, बिजनेस से रिलेटेड रिसीवेबल पेबल को कहते हैं हम डेटर क्रेडिटर। फिक्स एसेट वगैरह से रिलेटेड रिसीवेबल पेबल को हम रिसीवेबल पेबल ही कहेंगे, और बैंक के रिसीवेबल पेबल को हम लोन का नाम दे देंगे, तो वो ज़रा बेहतर हो जाता है, थोड़ा सा ईजी हो जाते हैं। बाकी क्रेडिटर भी लाइबिलिटी है, पेबल लाइबिलिटी है, लोन लाइबिलिटी अगर लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है लाइबिलिटी। फर्नीचर उधार पे खरीदा है, पेबल फॉर फर्नीचर लाइबिलिटी। गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस उधार पे खरीदी हैं तो क्रेडिटर, ये भी लाइबिलिटी है। तो हैं तीनों ही लाइबिलिटी। कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है कि किसी ने क्रेडिटर की जगह पेबल लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे, नंबर नहीं कटते। लेकिन इंशाल्लाह आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको आदत ही ऐसी पड़ जाएगी। मैंने इतनी बार ये बात बोल देनी है कि आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी वाले रिसीवेबल पेबल को डेटर क्रेडिटर ही कह रहे हुआ करेंगे, ठीक है ना। और आप उस जो बिजनेस एक्टिविटी से हट के जो रिसीवेबल पेबल होते हैं, देखें ना, मैंने जो बिजनेस में कर रहा हूँ, जो गुड्स खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, ये मेरी ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है, ये बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, दिन में कई दफ़ा होंगी, सैकड़ों दफ़ा होंगी। लेकिन फिक्स एसेट वो साल में शायद 1 आध बार खरीदें, 2 साल बाद खरीदें। मैंने ये एसी लगाया 5 साल, फिर मैंने ये एसी को नहीं लगाना, मैं अपनी दुकान के अंदर इसी एसी के साथ गुजारा करूँगा। तो फिर ये कभी कभार होने वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसलिए इनको जो है वो अलग नाम दे दिया गया, इनको अलग ही रखो, क्योंकि वो हर वक्त आगे बहुत सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। रेकन्सिलिएशंस बना रहे होते हैं हम, चीज़ें जो है ना इस तरह देख कर चल रहे होते हैं, तो मसले मसाइल आते ही वहीं पे जहाँ पे ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होती हैं, तो उनको इसलिए अलग ही कर दिया। ट्रेडिंग बिजनेस एक्टिविटी वाले ये डेटर क्रेडिटर कहेंगे बस, वरना इतना बड़ा गुनाह कोई नहीं है। हाँ, पेबल भी लाइबिलिटी, लोन फ्रॉम बैंक भी लाइबिलिटी, क्रेडिटर भी लाइबिलिटी है, ठीक है। हाँ, लेकिन बेहतर है जैसे मैं कहता हूँ वैसे कर लें, कोशिश तो कर सकते हैं ना। अच्छा, तो टुक लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया, ठीक है। अब बैंक से लोन लिया है तो ये खुशी की बात होगी, खुशी महसूस करेंगे,
रिसोर्स तो माना के आ जाएगा यूज़ करने के लिए, लेकिन बोझ महसूस करना है, ठीक है। तो लोन जब बैंक से लिया तो बोझ कंधों पर बढ़ जाएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लायबिलिटी का नाम क्या रख लें? लोन फ्रॉम बैंक रख लें। किसी ने पेएबल टू बैंक रख दिया तो भी गलत नहीं है, टेस्ट में कर देते हो ऐसे मिसाल के तौर पे, नहीं टीए नंबर काट सकते। पेएबल लोन फ्रॉम बैंक पेएबल टू बैंक ही होता है, लेकिन आप लोन कहें ज़रा बेहतर है, ज़रा अलग थलग बैंक की ट्रांजैक्शन लोन कह दिया करेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, बैंक से लोन लिया तो बोझ कंधों पे बढ़ गया, ठीक है। तो लोन फ्रॉम बैंक बढ़ गया। दूसरी बात, बैंक ने जो पैसे दिए हैं वो कैश की फॉर्म में दिए। ध्यान से सारे बच्चे सुने, अब बैंक ने जो पैसे दिए वो कैश की फॉर्म में दिए, चेक की फॉर्म में दिए। अच्छा, अब चेक वाला जो पैसा है वो कहाँ पे जाकर जमा होकर पैसे मिलेंगे? कोई ऐसी अलमारी तो मैंने नहीं सुना अभी ईजाद हुई है कि चेक एक तरफ से डालें दूसरी तरफ से कैश निकल आएगा। चेक का मतलब बैंक ही होगा। लफ्ज़ चेक लिखा हो तो मतलब बैंक, चेक रिसीव्ड मतलब बैंक में पैसे आ गए, यूँ कह दिया करेंगे। चेक इशूड मतलब बैंक से पैसे चले गए, तो ठीक है ना। चेक का मतलब क्या होगा? बैंक। अब बैंक ने जो लोन दिया वो हमें कैश की दराज में नहीं दिया, बल्कि बैंक ने लोन चेक की फॉर्म में दिया उसे। और आपको इतना तो थोड़ा बहुत पता होगा ही कि अगर कोई चेक आपको रिसीव हो, ठीक है, कैश का चेक नॉर्मली रवाज नहीं है, कैश के चेक का क्रॉस चेक्स ही होते हैं। चेक के ऊपर अकाउंट जो जिसको पैसे देने होते हैं ना, उसका अकाउंट का नाम लिखा होता है, नंबर लिखा होता है। तो वो चेक आप बैंक में जमा करवाते हैं। बीआरएस के टॉपिक में थोड़ी सी बात कर लूँगा इसके ऊपर, ठीक है ना। वो चेक आप अपने जिस नाम का चेक बना होता है ना, जिस बंदे ने चेक दिया है उसका अकाउंट का नाम नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपका नाम क्या है? अली रज़ा। मैंने अली रज़ा के 10 रुपये देने थे, इसने सवाल सही जवाब दिया था। मैंने कहा मैं चेक के थ्रू पेमेंट करूँगा, लेकिन मैं क्रॉस चेक के थ्रू करूँगा, कैश नहीं दूंगा आपको। मैंने कहा भाई आपका अकाउंट है अली रज़ा? इसने कहा बिल्कुल है जी, मिज़ान के अंदर अली रज़ा ALIRAZA ये स्पेलिंग्स हैं, आप इस नाम का चेक बना दें। मैंने चेक को बुक ओपन की, 10 रुपये लिखे, अली रज़ा लिखा, क्रॉस भी कर दिया, इसको पकड़ा दिया। लॉ शायद आपने पढ़ लिया हुआ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट काफ़ी बच्चों ने। बहरहाल मेरा मकसद नहीं, कोई नहीं, उसको नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो चेक मैंने इसके हवाले किया है, ये चेक काउंटर पे जाके इसको नहीं मिलेगा कि कैश इसको मिल जाए, बल्कि इस अली रज़ा को ये चेक अपने बैंक में जाकर अपने अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा, और वहाँ पर फिर पैसे मेरे बैंक से डायरेक्ट इसके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चेक का मतलब आप कभी भी कोई और नहीं ले सकते, जहाँ चेक लिखा होगा मतलब बैंकिंग चैनल ही है, मतलब बैंक ही है। तो ठीक है, कुछ समझ आई। अब बैंक ने लोन दिया इन द फॉर्म ऑफ चेक दिया, तो पैसे कैश की दराज में आएंगे या बैंक अकाउंट में आएंगे? तो बैंक बढ़ेगा कम होगा? बैंक एक एसेट है, बैंक कैश एट बैंक पूरा बोल दिया करो अगर तकलीफ होती है तो। कैश एट बैंक एक एसेट है, और ये हमें पैसे मिले कहाँ से? किसने दिए? बैंक ने। उधार दिए, कल को वापस करने हैं, तो दूसरी तरफ एक लायबिलिटी जिसका नाम है लोन फ्रॉम बैंक, ये भी स्टैंड होगी। तो दो हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक बैंक, दूसरा लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है। एक बैंक, दूसरा लोन फ्रॉम बैंक। बैंक में पैसे बढ़ गए, बैंक इंक्रीज हो गया, कैश एट बैंक एसेट बढ़ गया, और एट द सेम टाइम लोन फ्रॉम बैंक नाम की एक लायबिलिटी भी स्टैंड कर जाएगी, जो कल कला को पे करके हमें उतारनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी एक नई ट्रांजैक्शन थी, माना, बिल्कुल माना। बैंक जिसको सिर्फ बैंक लिखने से तकलीफ होती है वो कैश एट बैंक लिख ले कुछ दिन, 1-2 दिन, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ बैंक लिखे होने का मतलब यही हुआ करेगा ये कैश एट बैंक है, ये एसेट वाले बैंक की बात हो रही है। जिसको तकलीफ महका हो रही है वो कैश एट बैंक लिखे 1-2 दिन, फिर उसको भी सुकून हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल मैं बैंक ही लिखूंगा। बैंक बढ़ गया, और दूसरी तरफ लोन फ्रॉम बैंक बढ़ गया। बैंक क्या है? एसेट, और लोन फ्रॉम बैंक क्या है? लायबिलिटी, ठीक है जी। 11 तो बिल्कुल सेम है मेरे ख्याल से, मसला नहीं है। अब ये 13 जनवरी को मैंने आपको ये 13 जनवरी वाली एडजस्टमेंट जो करवाई है, बिल्कुल वैसी एडजस्टमेंट है, थोड़ी सी अंग्रेजी में फ़र्क है। पढ़िए 14 जुलाई को क्या हुआ। वैसे अब 14 वाली मसला नहीं होना, लेकिन चलो अच्छा है, ज़रा एक बार रिवाइज हो जाए। 14 जुलाई अर्नड सर्विस रेवेन्यू। अब जब वो लिख रहा है ना अर्न, तो आप ये ना कहना नहीं, ज़रा बताओ साबित करो कैसे। साबित नहीं करवाना उससे, वो कह रहा है अर्न हो गया तो हो गया, बस सवाल कह रहा है अर्न हो गया तो हो गया, मतलब सर्विसेज दे दी होंगी तभी अर्न हुआ, तभी तो लिख रहा है अर्नड,
ठीक है। तो अर्न सर्विस रेवेन्यू अमाउंटिंग टू 75,000, 75,000 की सर्विस किसी को दे दी तो वो रेवेन्यू अर्न हो गया। आगे कहता है अमाउंट नॉट येट रिसीव्ड, पिछले सवाल में लिखा था अमाउंट अगले महीने में आएगी, मतलब अभी नहीं आई। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अमाउंट अभी नहीं, सीधी बात ही लिख दी, मतलब तो दोनों का एक ही है ना। अब रेवेन्यू, क्योंकि हम सर्विस रेंडर कर चुके हैं, रेवेन्यू अर्न कर चुके हैं ना, तो रेवेन्यू तो रिकॉर्ड करना है। बोलो, रेवेन्यू जब कमा लिया है तो रिकॉर्ड करो, तो रेवेन्यू तो बढ़ गया, लेकिन चूंकि पैसे आए नहीं हैं तो हम कैश को बढ़ा नहीं सकते। अब ये नहीं करना कि कैश के आने का इंतजार करने लग जाए रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का डिसाइडिंग फैक्टर आपको बता चुका हूं, वो डिसाइडिंग फैक्टर है अर्न करना। जब अर्न कर लिया तो रिकॉर्डिंग जरूरी है रेवेन्यू की। कैश आए तो कैश बढ़ाओ, नहीं आए तो डेटर बढ़ाओ। जिस दिन कैश आएगा डेटर कम करके उस दिन कैश बढ़ा लेना, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन क्या है, क्या है ये, डेटर बढ़ गया। आप रिसीवेबल कहना चाहो तो कह लो, लेकिन मैं कह रहा हूं इसका काम ही यही है, इसलिए डेटर ही कहो, बेहतर है, ठीक है, इसका बिजनेस है। तो डेटर बढ़ गया, रेवेन्यू भी बढ़ गया 75,000 से, ठीक है जी, सही है। 14 हो गया, ओके। 17 पेमेंट है। 18 हाफ अमाउंट ऑफ लोन इज रीपेड थ्रू चेक। आसान है क्योंकि डिस्कशन ऊपर हो गई है। बैंक में पैसे आए थे और लायबिलिटी बढ़ी थी, कितने से, 1 लाख से, 1 लाख का लोन लिया था। 8 दिन बाद आधा लोन वापस कर दिया, तो मुश्किल है? नहीं, जब एक लोन फ्रॉम बैंक लायबिलिटी स्टैंड हुई थी लोन लेने पर, तो अब उसको पे करते हुए यही लायबिलिटी कम होनी है, लेकिन 100% पे नहीं किया, 50% पे किया, तो जितना पे किया उतना कम हो जाएगा, ठीक है। तो 50,000 रुपए का लोन हमने बैंक को वापस किया, और हमने भी थ्रू चेक किया। चेक का मतलब बैंक, ठीक है। अब हमने जो बैंक को लोन वापस किया, तो बोझ में से कुछ बोझ वापस किया, सारा ना किया, लेकिन जितना वापस किया वो बोझ तो कम हो गया ना। तो लोन फ्रॉम बैंक कम हुआ, कितने से, 50,000 से, और एट द सेम टाइम बैंक में से पैसे हमारे कम हो गए, क्योंकि हमने चेक लिख के दिया था। कैश के दराज से पैसे निकाल के बैंक में जमा नहीं कराए, हमने भी चेक लिख दिया, तो हमारे बैंक अकाउंट से ही डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएंगे बैंक को पैसे वापस, ओके। तो लोन फ्रॉम बैंक कितने गया ये, अब क्या होगा, लोन फ्रॉम बैंक ये कम हो गया। ये देखो लायबिलिटी बढ़ी थी, और जब पे किया तो उस लायबिलिटी को कम कर लिया, सिंपल। जब पैसे आए थे तो बैंक बढ़ा था, आज पैसे पे हो रहे हैं तो बैंक कम हो जाएगा, ठीक हो गया जी बेटा। ओके, मार्कअप इंटरेस्ट सूद, ये एक एक्सपेंस है। बैंक जो पैसे देता है, पानी नहीं आया मेरे भाई, मैसेज करिएगा। बैंक जो पैसे देता है, वो बैंक का बिजनेस यही होता है कि वो पैसे दे के कहता है ये मेरा पैसा इस्तेमाल करो, लेकिन मुझे ये मेरा पैसा इस्तेमाल करने की आपको फीस देनी पड़ेगी, जिसको इंटरेस्ट कहा जाता है। इसका दूसरा नाम मार्कअप है, उर्दू में इसे सूद कहते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट या मार्कअप, ये बैंक के पॉइंट ऑफ से सोचें, बैंक के पॉइंट ऑफ से सोचें ना कि मार्कअप क्या होता है। पूछ के तो सोच के तो देखो मैं तुम्हारा हाल क्या करता हूँ। बैंक के पॉइंट ऑफ से सोचेंगे, एक बात बताई हुई है कि हमने हमेशा किसके पॉइंट ऑफ सोचना है, क्योंकि आपने फौरन उस तरफ जाना है। बैंक ने पैसा दिया है, ये इंटरेस्ट बैंक को जा रहा है, तो ये बैंक की इनकम है। और भाई बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, खुदारा BRS के टॉपिक में थोड़ा सा सोचेंगे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे। ये बिजनेस है अंजुम का, अंजुम के बिजनेस ने लोन लिया, लायबिलिटी बढ़ गई। ये लोन क्यों लिया होगा उसने, पैसों की जरूरत होगी बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, तो बैंक से लोन पकड़ के पैसे इस्तेमाल कर लिए। अब बैंक ने क्या कहा, मेरा पैसा जो इस्तेमाल किया है उस पे मुझे इंटरेस्ट पे करो। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोच कर बताओ कि ये जो इंटरेस्ट है जो बैंक को इन्होंने पे करना है, ये इनके लिए इनकम होगी या एक्सपेंस। सिंपल सी बात है यार, पैसे लिए बैंक से इस्तेमाल करने के लिए और उसकी कॉस्ट पे की है इंटरेस्ट। मुलाजिम की सर्विसेज यूज की, उसकी कॉस्ट पे की, सैलरी एक्सपेंस कहा। बिजली इस्तेमाल की, वापडा को बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कहा। दुकान इस्तेमाल की,
दुकान भी किसी की थी ना, इस्तेमाल की, उसको रेंट पे किया, रेंट एक्सपेंस का नाम आया। तो मुलाजिम की सर्विसेज यूज़ की, सैलरी एक्सपेंस पे किया। बिजली यूज़ की, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया। बिल्डिंग यूज़ की, रेंट एक्सपेंस पे किया। बैंक का पैसा यूज़ किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया। सिंपल। किसी भी और एक्सपेंस की तरह से ये भी एक एक्सपेंस है। इंटरेस्ट को हमेशा एक्सपेंस जी हमेशा ही एक्सपेंस कहेंगे, अनलेस के आप खुदा न खास्ता खुद ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपकी इनकम होगी, ठीक है। ये वैसे भी बैंक ले रहा था ना, हम बैंक क्या कह रहा है वो, मार्कअप या इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन पेड, मार्कअप या इंटरेस्ट ऑन द लोन पेड थ्रू चेक। तो जैसे बिजली का बिल पे थ्रू चेक हो जाए, जैसे रेंट पे थ्रू चेक हो जाए, वैसे ही इंटरेस्ट पे थ्रू चेक हो गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस है एक, इंटरेस्ट या मार्कअप ये एक एक्सपेंस है, ये बढ़ा, जैसे रेंट एक्सपेंस बढ़ा, कैश कम हुआ कल, जैसे सैलरी एक्सपेंस बढ़ी, कैश कम हुआ कल गालिबन, ठीक है ना। ऐसे ही आज इंटरेस्ट एक्सपेंस का नाम बदल गया ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ा, कैश कम हुआ। नहीं, थोड़ा ये ध्यान रखो कि चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है, बस इतना सा ध्यान रखना था। तो यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गया, इंटरेस्ट ऐसे लिख दूं जरा, इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ा और बैंक कम हो गया, सही है जी। और 27 है, फुल अमाउंट रिसीव थ्रू चेक फ्रॉम पर्सन। हाँ, ये वो भाई साहब का जवाब हाइब्रिड वाले का अब देने लगा हूं। 14 जुलाई को क्या हुआ, सब तो वजह से देखें। 14 जुलाई को क्या हुआ, अर्नड सर्विस रेवेन्यू अमाउंटिंग टू 75,000, अमाउंट येट नॉट रिसीव्ड। तो इस दिन हमने क्या कहा, हमने कहा जी चूंकि अर्न तो कर लिया है हमने, तो डेटर बढ़ा लो, पैसे नहीं भी आए तो रेवेन्यू लाजमी रिकॉर्ड करो। ये भाई साहब 2 दफा रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना, वो बात करने लगा हूं, ठीक है। अब बैंक किधर गया, नहीं 14 पे ये डेटर बढ़ा और रेवेन्यू भी बढ़ा, ठीक हो गया। ये हमने रिसीवेबल बढ़ाया और ये रेवेन्यू बढ़ाया। पानी लाया असलम में, ले आ जाए। अच्छा, अब 27 को क्या हुआ, 27 को वो कह रहे हैं कि जिस बंदे को चीजें नहीं बेची थी, सॉरी सर्विस रेंडर की थी, जिस बंदे को सर्विसेज 14 तारीख को रेंडर की थी उससे पैसे भी नहीं आए थे, हमें पता है, ठीक है। उस बंदे से फुल अमाउंट रिसीव हो गई है थ्रू चेक। तो भाई अब रेवेन्यू तो नहीं ना दोबारा रिकॉर्ड करना कि आज दोबारा रेवेन्यू कमा लिया आपने, नहीं, रेवेन्यू उसी दिन कमा के रिकॉर्ड कर लिया था, उस दिन पैसे नहीं आए थे, वो आज आ रहे हैं। तो जो आज पैसे आए हैं वो पैसों को आना रिकॉर्ड करो, और ये राइट टू रिसीव पैसे अब खत्म कर दो। जो राइट था वो रिसीव हो गया ना, बस कहानी खत्म, ठीक है। तो फिर 27 को क्या हुआ, बैंक बढ़ा, क्योंकि पैसे चेक की फॉर्म में आए, चेक दिया उसने, तो बैंक बढ़ गया और डेटर कम हो गया, ठीक है। तो ये देखो, नहीं समझ आई, यहां पे किसी के बाद आई समझ नहीं आई, ड्रा के समझा रही है सर आपने, ये तो कोई बात नहीं है। ये देखें जी, डेटर बढ़ा, हाइब्रिड वाले भाई, ये डेटर कम हुआ, रेवेन्यू नहीं दोबारा रिकॉर्ड हुआ, ये डेटर बढ़ा, ये डेटर कम हुआ। डेटर बढ़ा जिस दिन कमा चुके थे, पैसा रिसीव नहीं हुआ था, डेटर बढ़ा था, जिस दिन रिसीव हुआ तो वो डेटर ही कम हुआ है, ठीक है। और आज बैंक बढ़ गया, क्लियर है जी। कोई क्वेश्चन अब इस सवाल में और? जी बिल्कुल एक्सपेंसिव होते हैं। कौन सी इंश्योरेंस एसेट बनेगी वो और किस सूरत में बनेगी, ये भी बहुत दूर की बात है। देखो अभी तो स्टेशनरी आएगा, एक्सपेंस होगा, जो चीज़ आ रही है फिलहाल एक्सपेंस बना रहे हैं हम, ठीक है ना। आगे जाकर देखेंगे इंश्योरेंस अगर आज हम अगले साल की पे कर देते हैं तो वो क्या बनेगा, एक्रूअल प्री पेमेंट का टॉपिक है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इंतजार कर लो, फिलहाल इंश्योरेंस एक्सपेंस है, ठीक है जी। लाइसेंस फी भी एक्सपेंस है, कहाँ लिखा हुआ, तो अगले सवाल में बताना था ना, अभी इस सवाल में क्वेश्चन। चलें आगे। अच्छा आप ज़रा थोड़ा कम कर दें, सवाल एक जैसे ही पूछे जा रहे हैं, क्या हो गया यार, एक सवाल भी मैंने करवाना है अभी जी। अब फिर मैं पहले ही करवाऊंगा, वो सबसे छोटा मुझे वही लग रहा है जी। जी बोले, इसमें कोई क्वेश्चन, इसमें कौन से क्वेश्चन, कौन सी ट्रांजैक्शन में मसला है? 7 और
जी मैं फिर भी बताऊंगा। और कंफर्टेबल तो हो ना, बस रोज जो पढ़ रहे हो समझ आ रही है ना तो फिर ठीक है, काम सही जा रहा है। और पढ़ रहे हो ऊपर से गुजर रहा है तो फिर गड़बड़ है। अच्छा जी, 7 में आवाज़ सही है? आवाज़ हैबिट वालों आवाज़ तो नहीं मिस हुई थी बीच में से? सही है। अच्छा जी, 7 में पेड लाइसेंस फी अमाउंटिंग टू 10,000 थ्रू चेक। वैसे वो कहता है कि ए ने टैक्स कंसल्टेंसी का बिजनेस शुरू किया है, तो लाइसेंस फी आपको पता है जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो एक तो आपको मेंबरशिप फ़ी हर साल पे करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर अगर आपने अपनी फर्म बनानी है तो प्रैक्टिसिंग लाइसेंस एक और अलग चीज़ होती है, उसकी भी आपको हर साल फ़ी देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं आप मुंह उठा के जो है वो किसी का भी ऑडिट कर देंगे। आपने जो फर्म बनाई होगी उसका आपको लाइसेंस मिला हुआ होगा कि आपने ये फर्म जो है वो रन करनी है। तो लाइसेंस फ़ी, अगर आप एक ऑडिट फर्म है तो लाइसेंस फ़ी, आप ज़रा सोच के बताओ, आपकी इनकम होगी ना। तो बी कॉन्फिडेंट ना यार, आपको इतनी छोटी सी बात फौरन पकड़ लेनी चाहिए। सर खुदा का खौफ करें, क्या बात कर रहे हैं, हमारी इनकम कैसे हो सकती है? एक्सपेंस होगा, ऐसे कहना चाहिए था आपको। लेकिन एक बार ठीक है सर, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, ये डर दूर कर दो। अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं है, यकीन मानो, सिर्फ आप लोगों को डर लगता है इससे और कुछ भी नहीं। सबसे आसान सब्जेक्ट इंशाल्लाह आप देखोगे ये अकाउंटिंग ही होगा। ये सबसे आसान सब्जेक्ट यही है पूरे सीए के अंदर। जहाँ जहाँ अकाउंटिंग आएगी वहाँ वहाँ आपको वाह 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 वाह, ये सबसे आसान है, ये सबसे आसान, ठीक है ना। बस डरना नहीं है इससे, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए था। मैंने पूरी सिचुएशन बनाई है आपके सामने, ट्रांजैक्शन से हट के एग्जांपल दी, तो आप कॉन्फिडेंस से बोला करो, ठीक है। तो भाई आपने अगर ऑडिट फर्म ओपन की और आपने लाइसेंस फी पे की तो ये आपका एक्सपेंस है। इसने टैक्स कंसल्टेंसी की फर्म ओपन की भाई ने, ए भाई ने, ठीक है, तो इसने लाइसेंस फी पे की तो ये भी इसका क्या है? एक्सपेंस है। तो फिर लाइसेंस फी एक एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस बढ़ जाएगा। और थ्रू चेक है तो बैंक के थ्रू पेमेंट हुई है तो बैंक में पैसे कम हो जाएंगे। तो लाइसेंस फी बढ़, बैंक कम, इंक्रीज डिक्रीज। जी सही है। और कोई ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन? अब रिपीटेशन है। अच्छा सुनो, ये भी कोई नहीं है कि बस ये अब मोहर लग गई इस पर, अब आज के बाद इससे पीछे वापस नहीं जा सकते हम। मैं ज़रा सवाल करवाने लगा तो मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है रहने दो, अब ठीक है रिपीटिशन है। आप कहते हो अच्छा यार जो हमने टिक लगाया हुआ लगता है वो रिपीटिशन होगी, घर जाके पढ़ते हो फिर कोई समझ नहीं आती तो कल फिर पूछ लेना, कोई मसला नहीं है, कल भी पूछा जा सकता है। 5th में कोई मसला? 8 जनवरी, हाँ टीचिंग अकेडमी है जी आसिम की, ठीक है। और अब बताओ 8 वाला कौन था? 8 वाला और बता दो, कुछ नहीं कहता। हाँ 8 वाले टीचिंग अकेडमी है आसिम की, पहले ये जहन में लाओ। और अब 8 को पढ़ो, फी रिसीव्ड इन बैंक। ठहरो, जिनका मसला पहले उनको क्लियर होने दो, सारे में जवाब दिया करो। हाँ, एक बंदे का काम है टीचिंग सर्विस देना, उसको फी रिसीव हुई, मतलब उसकी इनकम ही होगी ना। अच्छा क्वेश्चन ये है कि आप कहोगे ये नहीं लिखा हुआ टीचिंग सर्विसेज रेंडर्ड, और भाई फी जब रिसीव हो रही है तो फिर नॉर्मल बात ही है ना कि उसने सर्विसेज दे दी होंगी तो फीस। देखो जब भी सवाल खामोश हो ना, हमेशा अकाउंटिंग के अंदर नॉर्मल की तरफ जाना है। एबनॉर्मेलिटी सवाल खुद बताया करता है, एबनॉर्मेलिटी सवाल खुद बताया करता है, ठीक है ना। अगर सवाल खामोश है तो नॉर्मल अजम्पशन लो, फी टीचिंग सर्विसेज दी हैं तभी तो फी रिसीव हुई है बैंक में। तो सिंपल रेवेन्यू बढ़ गया, बैंक बढ़ गया, तो लिख लो इसके आगे बैंक बढ़ा, फी। और यार देखो ना, जिसकी टीचिंग अकेडमी है उसके लिए फीस क्या है? रेवेन्यू। रिसेंट वालों के लिए आपकी फीस क्या है? रेवेन्यू। तो भाई उसका काम हुई है ना ऊपर देखो। तो सवाल की पहली लाइन भी पढ़ लिया करो, उसमें लिखा होता है नॉर्मली बिजनेस क्या है, आधी चीज़ें वहाँ समझ आती हैं। जी तो फिर हम क्या लिखते हैं? बेटा फिर सवाल ये बताता कि नहीं वो भी मैंने नहीं बताया, वो ट्रांजैक्शन भी नहीं, वैसे वो लाइबिलिटी है, वैसे आपको बता चुका हूँ मैं। तो बस अभी छोड़ो ना वो ट्रांजैक्शन, अब आने दो फिलहाल, मैंने रोक दिया। भाई पता क्या पूछ रहे थे, मैं चाह रहा हूँ कि आप ये ना सुने लेकिन फिर भी उन्होंने पूछ लिया, आप थोड़ा सा सुन लें। भाई ये कह रहे हैं कि अगर फीस अभी रिसीव हो जाती है और आगे लिखा होता बट सर्विसेज आर टू बी रेंडर्ड इन द नेक्स्ट मंथ, तो फिर इसको क्या कहते हैं? तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कॉलेज वालों ने आपसे फीस ली है, ये इनका रेवेन्यू नहीं है,
ये इन पे लायबिलिटी है। तो पर मैं ही कह रहा हूँ कि ऐसी ट्रांजैक्शन कोई आने देना। वैसे अगर ये ऐसा होता तो हम कहते बैंक बढ़ गया और लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज, इसका नाम रखेंगे हम एडवांस फ्रॉम कस्टमर। जब ट्रांजैक्शन कहीं सामने आएगी, जब तक सामने नहीं आएगी अब आपने आज के बाद ये नहीं पूछना, ठीक है ना। हाँ, ये बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की, क्योंकि मुझे हर बार बताना पड़ता है। ये छेड़ते हैं कुछ बच्चे जानबूझ के, मुझे पता है जी। उसके अलावा 21, 31 सही है। कोई क्वेश्चन निकल आए बाद में तो कोई मसला नहीं है, फिर भी पूछा जा सकता है। 21, अरे 21 समझने से पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा 8 सितंबर। अच्छा भाई, पीछे भी ट्रांजैक्शन है तो फिर कौन सी भाई? यहाँ 1 सितंबर है ही कोई नहीं। पहले मुझे बताओ क्वेश्चन 5 में कोई ट्रांजैक्शन है? आप पूछ रहे थे क्वेश्चन 5 में है, 21 में 21 है। अमाउंट रेटेड 31 जनवरी, ये रेपिटेशन है वैसे तो, रिसीव्ड नाउ इन बैंक। तो जनवरी 13 पे आए तो वो कह रहे हैं फी अर्न हो गई है बट रिसीव नहीं हुई। ये ट्रांजैक्शन ऊपर हो गई है, घर जाके पढ़ोगे तो बिल्कुल सेम, ये 2 दफ़ा समझा चुका हूँ जी। 8 सितंबर वाली ट्रांजैक्शन भी ऊपर। असल में ये कोई मसला, ये कोई एरर नहीं है, आप परेशान ना होकर ऐसा सवाल करके। ये क्या बात हुई हमसे सवाल, मतलब हमने सवाल से ही नहीं पूछा, ऐसी बात नहीं होती। ये सिमिलर ट्रांजैक्शंस हर सवाल में थी। आपने जब सवाल किया तब आपको इनमें मसला आया। 3 सवालों में ट्रांजैक्शन आई, तीनों में ये मसला आया, आपने निशान लगा लिया। अब क्लास में आपने दोबारा सवाल तो नहीं पढ़ा ना, आपने तो प्रॉब्लम पढ़ी। यहाँ पे मैंने निशान लगाया, सर से पूछना है ये, आपने पूछा, मैंने बता दिया एक सवाल में। अब दूसरे में भी घर पे तो निशान लग गया था, अब दूसरे सवाल में जाके बच्चे सवाल पूछ देते हैं। तो रिपीटिशन को कोई मसला नहीं है, आप पूछ लिया करें जी ये ट्रांजैक्शन भी हो गई है, जिनका सवाल है घर पे पढ़ेंगे तो हो जाएगी, ना हो तो कल पूछें। 6 का 1, सुभान अल्लाह, अच्छी ट्रांजैक्शन है, पूछनी चाहिए थी आप लोगों को। स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख, घर से 1 लाख लेकर निकला बिजनेस शुरू करने के लिए मिस्टर अली। आधी अमाउंट रास्ते में बिजनेस बैंक अकाउंट, अच्छा सवाल है, ये लिख दिया उसने, उसको तौर पर लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो अब तो वो मसला भी हल हो गया। किसका अकाउंट? बिजनेस का अकाउंट। रास्ते में आधे पैसे बैंक में जमा करवाए और आधे लाकर टिल कहते हैं गल्ले को, दराज को, वो जो आप दुकान पे जाए ना तो घड़म करके जो जोर से बंद होता है गल्ला, उसको टिल कहते हैं, दराज गल्ला, ठीक है। तो 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 बैंक में रखा, 50,000 कैश की दराज में रखा। अब आप कहोगे वाह ये क्या बात हुई, ये डुअलिटी कॉन्सेप्ट की बातें करते थे, ये तो ट्रियलिटी कॉन्सेप्ट आ गए। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा गौर कीजिए, वो बताता हूँ। आप इधर देखिए, बैंक बढ़ा कितने से? 50,000 से, मैं 50 लिख रहा हूँ सिर्फ। कैश बढ़ा 50 से, ये दोनों एसेट साइड पे हैं, यानी इन टोटल मैं कह सकता हूं एसेट्स। भाई कौन बाहर जा रहा है हैबिट की क्लास से? बैठ जाओ आराम से। ये है मेरा, सॉरी यार जी। अब्दुलरहमान, तुम चौकीदार हो, दरवाजे के आगे बैठे हो, इधर सामने बैठा करो जरा, दूसरी तीसरी रो में कल से जी। भाई ये बैंक और कैश दोनों एसेट हैं, यानी एसेट साइड पे 1 लाख ही बढ़ा ना, 50 जमा 50 100, यानी 1 लाख। मैंने 3 सिफर नहीं लिखे, ओके, फिगर पे ना जाओ, ट्रांजैक्शन समझ आ रही है। अब कैपिटल कितने से बढ़ा? ये सारे का सारा ही पेएबल टुवर्ड्स ओनर है। जो बैंक में वो रख के आया वो भी उसी का है, जो कैश में रखा है वो भी उसी का है। तो कैपिटल इन टोटल बिजनेस में 100 से बढ़ा, 50 बैंक में पड़ा है, 50 कैश में पड़ा है। तो डुअलिटी कॉन्सेप्ट अभी भी जिंदा है। हाँ, बस जरा टूट गया एसेट साइड पे इम्पैक्ट पे, 2 मिलाकर 1 लाख ही बन रहा है। घर से लाया 1 लाख तो कैपिटल है, बैंक में पड़ा 50 कैश में पड़ा। समझ आई? ये इंपॉर्टेंट अच्छी ट्रांजैक्शन थी। और कोई इसमें है? 8 और 21 घर पे करना, और कोई? 8 और 21 मैंने कहा घर पे करना, पहले पूछ लिया 8, मैंने कहा 8 और 21 घर पे करना, 21 कह रहा हूं 8 और 21 घर पे पढ़ना, ना हो तो कल पूछ लेना जी। चले अब मैं आपको वो तरीका है वारदात बता दूं जिससे आज आपने इस हैंडआउट को ख़त्म कर देना है, किल कर देना है। कल आपको नया नकोर हैंडआउट विद ढेर सारे नए नकोर सवाल मिलेगा, ठीक है। इसके लिए अब काम इतना मुश्किल नहीं है,
जो लीगल 6-7 मिनट और इलीगल 2-4 मिनट होंगे, उसके अंदर मैं पहली 2-3 ट्रांजैक्शंस आपको इस सवाल की करवाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आप लोगों के साथ एक बात की थी कि कल अकाउंटिंग क्वेश्चन की बात हो गई थी ना, यहाँ कहीं लिखी हुई होनी चाहिए थी, कोई नहीं लिखी हुई, मैंने अलग वाले नोट में लिखी थी, मुझे लगता है अलग वाले में भी नहीं लिखी होगी। हाँ मिल गई सुभान अल्लाह, लेकिन सॉरी इसमें ना कुछ चीज़ें मिट गई हैं। चलें, अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था कि एसेट्स कहा जाता है बिजनेस के रिसोर्सेज को, और बिजनेस के पास जितने भी रिसोर्सेज पड़े होते हैं, पहले बात तो ये होगी कि एसेट क्या होता है जी? एसेट्स होते हैं रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जो रिसोर्सेज होते हैं वो दो ही तरफ से आ सकते हैं, या तो वो ओनर ने सप्लाई किए होते हैं या वो अदर्स ने। अदर्स के अंदर बैंक भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकते हैं। भाई देखो ना, ओनर घर से लाख रुपया ला के इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, ठीक है, तो हमने क्या ट्रांजैक्शन का एनालिसिस कर रखा हुआ है? पैसे कैश में लाया, समझो कैश में, हम कहते हैं जी कैश बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया, यही कहते हैं ना। अब इसका मतलब क्या है? जब ओनर घर से पैसा लाया, ठीक है, तो बिजनेस के पास कैश की फॉर्म में एक रिसोर्स आ गया। ये जो रिसोर्स कैश की फॉर्म में आया, ये किसने सप्लाई किया? अब मैं मिसाल में यहाँ पर ऐसे ही दे देता हूँ कि आप कह रहे हैं जी 100 रुपये ओनर घर से पैसा लाया, तो एसेट्स की साइड पर 100 रुपया बढ़ गया, ऐसा ही है, और इधर 100 रुपया कैपिटल में बढ़ गया। मेरे इस सवाल में कोई लायबिलिटी है ही नहीं फिलहाल। तो देखो, रिसोर्सेज जो ओनर बिजनेस के पास पड़े हैं वो सप्लाइड बाय ओनर, और ये नीचे ना देख यार, इधर देख भाई क्या कर रहा है। रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस जो होते हैं वो या तो सप्लाइड बाय ओनर होते हैं या अदर। आप देख लो, रिसोर्सेज सप्लाइड बाय ओनर प्लस रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर्स इज इक्वल टू रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, ठीक है। मैं अपनी एग्जांपल को मजीद बढ़ाता हूँ। 100 रुपया बैंक से लोन लाए थे, 100 रुपया ओनर घर से लाया था, 50 रुपये इन्होंने बैंक से लोन ले लिया फॉर इस्तेमाल। अच्छा, 50 अगर लिया है तो क्या ट्रांजैक्शन क्या बना करती है? ट्रांजैक्शन क्या, हम कहते हैं जी बैंक बढ़ गया, लोन फ्रॉम बैंक बढ़ गया, तो लोन फ्रॉम बैंक लायबिलिटी है प्लस, ठीक है, और कैश इधर तो 100 पड़ा था पहले कैश की दराज में, अब कितना हो गया? 150। कितना हो गया? ये वैसे ही सवालों के अंदर होगा, मैंने तो वैसे ही उसका जरा थोड़ी सी बात ऐसी समझा दूं, ठीक है। अब देखो, बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं? मैंने सादा रखा है सवाल को, बिजनेस के पास सिर्फ एक रिसोर्स है कैश, टोटल कितने? 150 का कैश पड़ा है। इस कैश में से 100 ओनर ने दिया है, 100 अदर्स ने दिया। तो ये अगर सही अकाउंटिंग करो ना, तो ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहा करेगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन की फॉर्म में आपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना कैसे? इधर देखिए, पहले आप सबसे लिखेंगे घर पे इक्वेशन एसेट्स, लेकिन ना एसेट्स के नीचे ना थोड़ी सी जगह ज़्यादा छोड़ देनी है आपने, क्योंकि एसेट्स के अंदर मल्टीपल एसेट्स आएंगे, कैश शायद आ गया, बैंक आ गया, स्टॉक आ गया। असलम भाई ज़रा दरवाज़ा खोले ना, आमिर भाई जाके दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो जरा, असलम भाई को बुलाओ जरा। क्यों दरवाज़ा खोल रहे हैं? मैं इधर ही खड़ा हूँ, अभी कोई दरवाज़ा ना खोले। 3 बंदों ने छाती मार ली है पिछले 2 मिनट में जी। बेटा देखो, कैश भी एक रिसोर्स है, एसेट है, ऑफिस फर्नीचर। ये देखो पहला सवाल जो मैंने कल करवाया था, जल्दियाँ पड़ेगी जल्दियाँ। ये मैंने आपको पहला सवाल करवाया, इसके अंदर देखो कैश एक एसेट इन्वॉल्व हो रहा है, शॉप वाला एसेट इन्वॉल्व हो रहा है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, डेटर है, इतने सारे, डेटर नहीं था सवाल में, अच्छा इतने सारे मल्टीपल एसेट्स हैं। तो एसेट्स की वाले एरिया को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, कॉलमनर फॉर्म में मैंने डिफरेंट एसेट्स को लिखते जाना है, ठीक है। हाँ, लेकिन इक्वेशन वैसे ही बनानी है। एसेट्स इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज,
और यही कल कला हमारी बैलेंस शीट बन जानी है। लेकिन फिलहाल आप उसका नाम न लें। लाया, बिल्ली, पीस, ठीक है जी। कैपिटल कैपिटल ही होता है, कैपिटल कैपिटल ही होता है। जल्दी से जरा उनका वो ऑन करें, उनका सिस्टम पहले जाके ऑन करें, इसको छोड़ें। अच्छा जी, हाइब्रिड वालों का आवाज तो आ ही रही होगी, तो आप लोगों के सामने हैंड आउट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपके सामने लिखा कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन को इस तरह से सफ़े की टॉप पे लिख लेना है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। नॉर्मली एसेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से थोड़ी सी जगह एसेट्स को ज़्यादा दे देना। कैपिटल के लिए बस एक कॉलम जितना लिखा हुआ उसी के नीचे ही उसने आना है, और लायबिलिटीज़ के लिए भी थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा। नॉर्मली बेसिक वाले 2-3 सवालों के अंदर एक या दो ही लायबिलिटीज़ आएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी, ठीक है। ये तरतीब होगी हमारी सवाल करने की, ठीक है। अब सबसे पहली ट्रांजैक्शन आप अपने हैंड आउट से ज़रा पढ़िए। भाई साहब बोल रहे हैं पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 इन कैश। अब आप लोगों को सब कुछ आता है, आप लोगों ने सिर्फ, हाइब्रिड वालों को सिर्फ आवाज़ जा रही है, मुझे पता है मेरी, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं, इनको भी आवाज़ ही जा रही है, कर में कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। हाँ, आप लोगों को अब सब कुछ पता है, ठीक है। पहली ट्रांजैक्शन क्या बोली? स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 इन कैश। चेक करें आमिर भाई, जाके छोड़ दें कैमरा, मैं यहाँ से नहीं हिलता, जाएं जरा, कितनी देर में वो उनका ऑन होगा, जल्दी करें। हाँ जी, पहली ट्रांजैक्शन क्या है जी? स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 इन कैश। आप बताएं कौन कौन से हेड्स इन्वॉल्व हैं? कैश और कैपिटल। कौन कौन से हेड्स इन्वॉल्व हैं? कैश और कैपिटल। कैश क्या है? कैश क्या है? एसेट। साइड पर जाओगे, एसेट्स के नीचे कैश लिखोगे, प्लस के साथ 50,000 लिख दोगे। करो, आप लोग करो, मैंने अभी कुछ नहीं लिखना, हाइब्रिड वालों को मेरी तस्वीर नहीं जा रही, इसलिए आप लोग करो ज़बानी सुन के बस जो मैंने बोला। लेकिन एक मिनट रुको, एट द सेम टाइम दूसरा इम्पैक्ट कौन सा पड़ा था जी? कैपिटल बढ़ा था, और कैपिटल तो कैपिटल ही है, कैपिटल का अपना खाना मौजूद है, ठीक है। तो आपने कैपिटल के नीचे प्लस के साथ कैपिटल भी लिख देना, ठीक है। तो कीजिए बिल्कुल, मैं पहला लफ्ज़ तभी लिखूंगा जब हाइब्रिड वालों का प्रोजेक्टर ऑन हो जाएगा। पता नहीं पासवर्ड कब लगेगा भाई से। भाई सबसे पहला काम ये करें कि ये पासवर्ड रिमूव करवा दें, ठीक है जी। बच्चों, हाइब्रिड वाले बच्चों, आपको आ रही है तस्वीर सामने? नहीं आ रही भाई, पासवर्ड ही नहीं लगा आपका। जी जल्दी करें, जल्दी करें, इससे अगली ट्रांजैक्शन को पढ़ के ट्राई करें, फिर मैं ये दोनों ट्रांजैक्शंस बोर्ड के ऊपर तभी करूंगा जब उनका प्रोजेक्टर ऑन होगा। जल्दी करें। आमिर भाई पॉज कीजिए ज़रा। ये तस्वीर मैंने बनानी शुरू की थी, हाइब्रिड वालों का कैमरा बंद हो गया था। एसेट्स इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ पे, ठीक है। तो एसेट्स के लिए ज़रा सी जगह हमने ज़्यादा छोड़ी, ठीक है। अब पहली ट्रांजैक्शन क्या है जी? कैश बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ा। कैश एसेट्स के नीचे आपने लिखा, कितने से बढ़ा? 50,000 से, और कैपिटल भी 50,000। ठीक हो गया, डन। चल अच्छा, अब
बाकी सारी ट्रांजैक्शंस आप ऐसे ही आसानी से कर लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ऑफिस फर्नीचर, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन चलो पढ़ लेते हैं। शॉप खरीदी 10,000 ऑन कैश, क्या हुआ? शॉप बढ़ी, कैश कम हुआ। शॉप क्या है? एसेट। तो एसेट के नीचे लिखो शॉप। कितने की शॉप खरीदी है? तो 10,000 से शॉप बढ़ी, कम क्या हुआ? -10,000। सिंपल। ऐसे ही इक्विपमेंट खरीदा मिसाल के तौर पे उधार पे, तो ट्रांजैक्शन क्या बनी? इक्विपमेंट बढ़ा, पेएबल फॉर इक्विपमेंट बढ़ा। इधर लिखोगे इक्विपमेंट एसेट, और लायबिलिटीज में पेएबल फॉर इक्विपमेंट को लिख लोगे, उधर वही बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। किसी भी टाइम के ऊपर आपकी काउंटिंग पोजीशन हमेशा बराबर रहेगी, ठीक है। अब एक आखिरी लाइन लिखो, ठीक है, और उस लाइन को लिखने के बाद उसको फिलहाल अप्लाई कर लेना आज, कल इंशाल्लाह उसको समझा भी दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो इधर देखो, पहले मसला समझो, पहले मसला समझो। ये दो ट्रांजैक्शंस देखो, ये दो ट्रांजैक्शंस देखो, रेंडर्ड सर्विसेज एंड रिसीव्ड मेंबरशिप। इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था? रेवेन्यू बढ़ा था और कैश भी बढ़ा था, ठीक है। अब कैश क्या है? एसेट। और रेवेन्यू क्या है? मसला क्या है? एसेट की जगह तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में है, इनकम की तो कोई जगह ही नहीं है। प्रॉब्लम 1 आइडेंटिफाइड। एसेट की जगह है, लायबिलिटी की जगह है, कैपिटल की जगह है, इनकम की कोई जगह हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं है। कोई हल तो निकालेंगे, लेकिन पहले मसला तो आइडेंटिफाई हो, ठीक है। ये अभी एक लाइन लिखवा दूंगा, इसको अप्लाई कर लेना सारे सवालों में, कल समझा भी दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और ट्रांजैक्शन देखो, ये पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ जिम 3,000 इन कैश। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बढ़ा, कैश कम। ट्रांजैक्शंस तो पता है ना। अब हम इधर आए अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में, हम ढूंढ रहे हैं, हमें एक्सपेंस भी नहीं मिला। बात समझे? हाँ, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन में इनकम और एक्सपेंस का अपना कोई कॉलम नहीं है, क्योंकि इनकम ना तो एसेट है, ना लायबिलिटी है, ना ही कैपिटल। एक्सपेंस ना एसेट है, ना लायबिलिटी है, ना एक्सपेंस, वो तो सॉरी ना जो है वो कैपिटल। तो इनकम एक्सपेंस तो अपना अलग हेड है ना, उनकी यहाँ जगह नहीं है। अब इसका हल क्या करें? इसका हल सादा जुमले के अंदर अभी लिखवाता हूँ, समझा कल दूंगा। इनकम बढ़े तो कैपिटल को बढ़ा लेना, ठीक है। अब सुनो, इसकी वजह सिर्फ इसकी थोड़ी सी वजह सुन लो, बाकी तफसील से इंशाल्लाह कल ज़रूर समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ये बात नहीं समझा के भेजता ना आपको, तो आपसे सवाल पूरे नहीं होने। इसलिए आप घर पे क्या करोगे? बोर हो जाओगे, ठीक है ना। इसलिए मैं एंड पे बात बोल रहा हूँ। जो भी बात क्लास के एंड पे आपको थोड़ी सी कम लगे ना समझाई हुई, तो अगले दिन उस पर ज़्यादा जोर लग रहा होता है, इसलिए परेशान नहीं होना, ओके। घबराना नहीं है आपने। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैंने बिजनेस शुरू किया, ठीक है, 1 लाख रुपए बिजनेस में डाले और बिजनेस शुरू कर दिया। ये 1 लाख क्या है? कैपिटल। किसका पैसा है? मेरा पैसा है। बिजनेस जब बंद होगा तो ये पैसा किसे मिलेगा? मुझे। 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया और बिजनेस थोड़ा सा चला और बिजनेस में चल के रेवेन्यू कमाया, ठीक है। तो मेरी रेवेन्यू भी किसका है? मेरा ही है। जो बिजनेस में पैसा घर से लेकर आए वो भी ओनर का है, और जो बिजनेस ने कमाया वो भी ओनर का। ये अलग बात है कि बिजनेस ने जो कमाया वो रेवेन्यू नहीं होता, असल में बिजनेस ने जो कमाया होता है वो प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। रेवेन्यू 130 रुपये का मार्कर, याद करो कल या परसों वाली क्लास, और इसके अगेंस्ट एक्सपेंस 100 रुपये की इसकी कॉस्ट। तो कमाया कितना था मैंने परसों? 30 रुपये या 20 रुपये। तो ये असल मैंने कमाया है, लेकिन यहाँ पे हम अलग अलग ही रखेंगे दोनों को। हम रेवेन्यू के बढ़ने पे कैपिटल को बढ़ा लिया करेंगे और एक्सपेंस के बढ़ने पे कैपिटल को कम कर लिया करेंगे। अब मैंने जो अपनी एग्जांपल दी उसी हिसाब से सोच दो, कितने का मैंने मार्कर खरीदा था? 100 रुपये का। और कितने का बेचा? 120 का। तो 120 मेरा रेवेन्यू है। बोलो, मैंने मार्कर इसको बेचा, मैंने कहा मेरा रेवेन्यू बढ़ गया। मैंने कहा रेवेन्यू का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, डन। दूसरी तरफ लेकिन मैंने 100 रुपये का ये खरीदा भी था, ये मेरा एक्सपेंस भी है। तो मैंने कहा एक्सपेंस के बढ़ने पे कैपिटल को क्या कर लो? कम कर लो। तो -100। इसका ज़रा नेट करके देखो, तो बात तो वहीं पे ही आ गई ना। मैंने 20 कमाया है, लेकिन इस 20 को डायरेक्ट आपने फिलहाल बिल्कुल भी नहीं लिखना, बिल्कुल भी नहीं लिखना, इनको अलग अलग ही रखना है, ठीक है ना। तो बस एक सादा सा जुमला लिखो, रेवेन्यू के बढ़ने पर
कैपिटल को बढ़ाया करेंगे। लिखो लिखो लिखो, रेवेन्यू के बढ़ने पर, रोमन उर्दू में लिखो, जैसे मर्जी लिखो, अंग्रेजी में लिखो, आपकी मर्जी है, जैसे बस लिखा होना जरूरी है, समझ आया आपको खुद। रेवेन्यू के बढ़ने पर कैपिटल को बढ़ाया करेंगे और एक्सपेंस के बढ़ने पर कैपिटल को कम कर लिया करेंगे। ठीक है, रेवेन्यू के बढ़ने पर कैपिटल को बढ़ाया करेंगे और एक्सपेंस के बढ़ने पर कैपिटल को कम कर लिया करेंगे। अब जरा अप्लाई कर लें ये दोनों बातें। 13 जनवरी, रेंडर्ड सर्विसेज एंड रिसीव्ड 20,000 इन कैश। रेवेन्यू बढ़ा और कैश बढ़ा। बोलो, अब सारे इधर देखो, कैश क्या है, वो पहले से लिखा हुआ, दोबारा लिखने की, एक बार लिखते दोबारा नहीं लिखना, ठीक है ना। अब कैश बढ़ा और रेवेन्यू बढ़ा, कितने से? 20,000 से। 20,000 से कैश बढ़ गया। अब रेवेन्यू का बढ़ना रिकॉर्ड करने लगे, रेवेन्यू की जगह ही कोई नहीं थी, तो उसूल सामने आया, रेवेन्यू का बढ़ना कैपिटल का बढ़ना है। अपनी ट्रांजैक्शन की बात करें तो +20। बस यहां पर डेट लिखते हैं आना साथ साथ, ठीक है। एक और एक्सपेंस, एक आखिरी जी, टेलीफोन एक्सपेंस ऑफ जिम 2,000 इन कैश। ट्रांजैक्शन बोलो, ट्रांजैक्शन, बीच में दो दफा ब्रेक ऐसी आई थी, वो वाला टाइम बस निकाल लो उसका जी। और यार पूरी ट्रांजैक्शन बोलो, पूरी ट्रांजैक्शन बोलो। कैपिटल का नाम खबरदार, कैपिटल अजराए मजबूरी जाकर हिट करते हैं हम। ट्रांजैक्शन वही है, इनकम एक्सपेंस, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन बोलना नहीं छोड़नी है, बोलो केड़ा एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बढ़ा, कैश कम हुआ। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बढ़ा, कैश कम। एक्सपेंस कहीं नजर नहीं आ रहा था तो उसूल पकड़ा, एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की कमी। कितने से 3,000 से। ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की कमी के तौर पे शो किया मजबूरन। और कैश क्या हुआ है? कम। कैश क्या है? एसेट्स में कैश लिखा हुआ है, कर दो -3,000 हो जाएगा। अच्छा, अब एक छोटी सी बात, ड्राइंग्स अगर बढ़ेंगी तो ड्राइंग्स का भी खाना यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो ड्राइंग्स का बढ़ना तो वैसे ही आपको पता है कैपिटल की कमी, तो माइनस से शो कर देना। और फिर एंड पे क्या करना, वैसे तो टोटल करने चाहिए आपको, ठीक है। एसेट साइड पे जितनी चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है, एक तो उनके कॉलमनर फॉर्म में टोटल हो जाएंगे और फिर एक ग्रैंड टोटल आ जाएगा, वो आपके होंगे एसेट्स, ठीक है। कैपिटल वाले खाने का भी एक ग्रैंड टोटल आएगा, लायबिलिटीज वाले खाने का भी एक ग्रैंड टोटल आएगा, और आप देखोगे कि एसेट्स बराबर होंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये फिगर इन दो के इक्वल होगी टोटल के, ठीक है ना। यही अकाउंटिंग इक्वेशन है। ओके, एक मिनट, दूसरा, तीसरा, बल्कि ये भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 सवाल आपने इस तरह से करने। ट्रांजैक्शन कोई नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है बस इस अकाउंटिंग इक्वेशन की। जी क्वेश्चन बेटा, सब बैठे रहे। बैंक में जो पैसे आ रहे हैं उसके लिए बैंक का अलग कॉलम होगा। कैश से पैसे निकलेंगे तो माइनस कैश, बैंक में गए तो जमा बैंक, माइनस कैश जमा बैंक, माइनस बैंक जमा कैश, अलग अलग, ठीक है। फीमेल स्टूडेंट्स पहले निकलेंगी, आप लोग बैठे रहेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।